Hello guys, good morning. This is Maggie Raj here, and today I am going to get discuss about the Gauss theorem and electric flux. Okay, so what is an electric flux? Electric flux क्या है? सिंपली इसको अगर हम देखें तो जो हम जनरल लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं अपने फिजिकल लाइफ में, सब लोग बोलचाल की भाषा में फ्लैश, जैसे किसी को बोलते हुए सुना होगा आपने कि कैमरे से फोटो खींच भी रहे हो या सिर्फ फ्लैश मार रहे हो, फ्लैश। ओके, आप देखते हैं कूलर के सामने जब आप खड़े होते हैं, जब आपको ज़्यादा गर्मी लगी होती है तो जस्ट कुछ सेकंड के लिए उसके सामने खड़े होते हैं। क्यों? इलेक्ट्रिक फ्लैश, फ्लक्स। जब आपको ज़्यादा गर्मी लगी हो तो सीधे पंखे के सामने खड़े होते हैं। कोई इलेक्ट्रिक बल्ब लगा हो, उसकी रोशनी कैसे फैलती है? दैट्स all these example related to the flash means flux. So what is an electric flux? ये क्या है? मैं यही चीज बताने का प्रयास कर रहा था कि जैसे फ्लक्स का अमाउंट जो है मैक्सिमम कहाँ पर होगा? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। जैसे कूलर से निकलने वाली एयर क्या थी? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकल रही थी। इलेक्ट्रिक बल्ब से निकलने वाली लाइट इंटेंसिटी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ओके, किसी कैमरे से, टॉर्च से निकली हुई लाइट किधर? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उस सरफेस से। सो यहाँ पर जस्ट वी आर गोइंग टू गेट डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. सो इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक. सो all the electric field lines which are passes perpendicularly from any surface is called electric flux. क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. ओके, आप देखते हैं कि किसी टॉर्च से जितनी रोशनी निकल रही है, रोशनी क्या है? रेज, लाइट रेज. तो सेम वे यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. ओके, जितनी अमाउंट में फील्ड लाइंस है, वो जैसे वहां पर वो लाइट थी वैसे यहाँ पर ये फ्लक्स है. सो वी कैन से दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस which passes perpendicularly from any surface all these are electric field lines. Okay, so we can say that the number of electric field lines which passes perpendicularly from any surface is called electric flux. It's denoted by phi E and it is equals to E dot ds, where E equals to electric field and this symbol denoted by enclosed area by the surface. ये उतना ही एरिया है या फील्ड लाइंस वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स में काउंट होंगी जितने बाउंडेड एरिया से वो पास हो रही हैं, इसके एक्सटर्नल साइड वाला नहीं. आगे हम डिस्कस करेंगे गॉस लॉ में इसकी प्रॉपर्टीज में, तो ये सारी चीजें क्लियर होंगी. सो ध्यान रखिएगा, दिस इज इनक्लोज्ड एरिया बाय द सरफेस. उस सरफेस का क्लोज्ड एरिया है जिससे वो फील्ड लाइंस इमिट कर रहे हैं. ओके, सो फाई ई इक्वल्स टू ई डॉट ds and its unit is न्यूटन पर कूलम इनटू एरिया का मीटर स्क्वायर. न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम एंड इट्स डायमेंशन इज mlt minus 2 एंड कूलम की 80 एंड मीटर स्क्वायर की n स्क्वायर. सो इट इज इक्वल टू ml क्यूब t minus 3 a minus 1 and it is a scalar quantity. ऐसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है. इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि स्केलर क्यों है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स? सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस which passes perpendicularly from any surface that's are known as electric flux. Phi E equals to
E dot ds. Okay, where E is equals to electric field and ds enclosed area by the surface. Its unit is Newton meter square per coulomb and dimension is ml cube t minus 3 and a minus 1 and it is a scalar quantity. Okay, so now we will discuss about the electric flux according to the Gauss law. So Gauss के अकॉर्डिंग क्या होगा? Gauss law electric flux. So according to the Gauss, electric flux is equals to the 1 by epsilon naught times of enclosed charge Qn. Okay, so let just like this is any surface and where we will discuss about flux phi e. So this is a surface which related this enclosed charge, not outer charge. Okay, so Gauss said that the 1 by epsilon naught time of the enclosed charge, this value is equals to the electric flux. So this is second equation. Now by इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड जो हमने पीछे फ्लक्स फाइंड किया था फाई ई इक्वल टू वो था ई डॉट डी एस और यहाँ पर जो फ्लक्स है वो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ई है. सो ये रिलेशन आएगा. अब हम इसकी हेल्प से ही इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे. ओके, विद द हेल्प ऑफ गाउस लॉ. जहाँ पर भी फाइंड करेंगे वो गाउस लॉ की हेल्प से फाइंड करेंगे. सो अब इसमें जो चीजें यूज होने वाली हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी विल डिस्कस अबाउट द चार्ज डेंसिटीज. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटीज. Charge densities. First one is linear charge density. Okay, that is denoted by lambda. Second one is surface charge density. It is denoted by sigma. And third one is volume charge density. Volume charge density. It is denoted by rho. So its formula is lambda equals to q upon L, sigma equals to q upon A. A means area, and rho equals to q by V. V means volume. इनका यूज होगा और देखिएगा इनका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलाम पर मीटर, कूलाम पर मीटर स्क्वायर, कूलाम पर मीटर क्यूब. और इनके डायमेंशन भी निकाल सकते हैं. इसकी हो जाएगी ATL-1, इसकी आ जाएगी ATL-2 एंड ATL-3. एरिया की L स्क्वायर होगी तो L-2, वॉल्यूम की L क्यूब होगी नीचे तो L-3 और लेंथ तो सीधे लेंथ ऊपर जाएगा तो -1 आ जाएगा. तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल्स टू q by L, कूलम पर मीटर यूनिट एंड दिस इज डायमेंशन. सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल्स टू q by A. E मींस एरिया, कूलम पर मीटर स्क्वायर इट्स यूनिट एंड ATL-2 इट्स dimension, and rho is the volume charge density. Rho equals to q by V. V means volume and coulomb per meter cube its unit and dimension is ATL-3. Okay, now two things, plane angle and solid angle. जरूरत सिर्फ सॉलिड एंगल की है, लेकिन कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे दोनों को, इस वजह से दोनों ही चीजें यहाँ डिस्कस करेंगे, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल. सो प्लेन एंगल क्या होता है, ये कोई प्लेन है, इस प्लेन में ये कोई सर्कल है. सो ये होता है थीटा, ये है आर.
एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एनी सर्कुलर आर्क, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल सबटेंडेड बाय एनी सर्कुलर आर्क एट द सेंटर इज कॉल्ड प्लेन एंगल, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन radius and unit is radian, you know. So according to this, what is solid angle? So it is a spherical surface. जानते हैं आप, सर्कल तो जमीन पर ड्रॉ किया जा सकता है, बट स्फीयर का कोई एक पॉइंट अर्थ के कांटेक्ट में होता है, बाकी सब एयर में होता है। सो एंगल सबटेंडेड बाय एनी सर्कुलर पार्ट, बाय एनी सरफेस, ये सरफेस है, इसके थ्रू सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो सॉलिड एंगल है। सो इसको अगर हम अलग करें तो ये पार्ट है ये। सो सरफेस, किसी स्फेरिकल सरफेस के थ्रू सेंटर पर जो एंगल बनता है वो ओमेगा है, आप डी ओमेगा लिख सकते हैं, ओमेगा लिख सकते हैं, ये है। और ये एरिया है, मान लेते हैं ds। सो ds प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, सो ds इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर स्क्वायर, सो ओमेगा इक्वल्स टू ds अपॉन आर स्क्वायर। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एनी स्फेरिकल पार्ट, किसी स्फेरिकल पार्ट के थ्रू सेंटर पर जो एंगल बनता है वो होता है सॉलिड एंगल, ds बाई आर स्क्वायर, एंड इसका यूनिट होता है स्टेरेडियन। ओके, अब अगर ये किसी थीटा के लिए डिपेंड करे, फॉर एनी एंगल थीटा, सो इसकी वैल्यू जब यूज करेंगे, सो ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर ये लेंगे। अब ऐसा क्यों करेंगे ये भी हम अभी डिस्कस करेंगे, फिलहाल ये जान लीजिए कि इसकी वैल्यू ये होती है। तो शॉर्टकट में हम कहें, अगर ये डी ओमेगा है और इसको कह सकते हैं डी ओमेगा इक्वल टू ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, एंड इट्स वैल्यू फॉर इनसाइड सरफेस 4 पाई होती है, एंड डी ओमेगा की वैल्यू आउटसाइड के लिए डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट होती है, या हम कह सकते हैं जीरो होती है, क्योंकि सॉलिड एंगल जैसे कहीं आपने देखा आइसक्रीम है, ओके, कैसे इस तरीके से है, आइसक्रीम है या कोई और है, जैसे हमने यही देखा वाटरमेलन है, इससे हमने ये पोर्शन कट करके निकाल दिया। ओके, जब इससे ये कट किया तो ये इस तरीके से कट होकर के बाहर आएगा, ऐसे ये इसकी सरफेस थी, इसकी वजह से ये डी ओमेगा एंगल बना। तो देखिए ये पूरा जब वाटरमेलन कट किया जाता है तो इसका ये सारा पार्ट सॉलिड में आता है। अगर इसको इमेजिन किया जाए एयर में ऐसे चाकू लेकर कट ऐसे करके और आपको दिया जाए, सो क्या करेंगे, ये रियल वैल्यू है या इमेजिन है, ये सॉलिड पार्ट है या नहीं है, सो ये नहीं है, तो इसका मतलब आउटसाइड सरफेस के लिए सॉलिड एंगल इंडिपेंडेंट होता है, मीन्स की वैल्यू जीरो होती है, और इनसाइड सरफेस के लिए डिपेंड करता है जिसकी वैल्यू कंप्लीटली 4 पाई होती है। तो अब हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। देखिएगा हम इसी की बात कर रहे हैं कि जैसे ये कोई स्फेरिकल सरफेस थी, इसका ये पार्ट हमने कट के निकाला तो सेंटर पर ये डी ओमेगा एंगल बनाया, सो इतना पार्ट ये है, डी ओमेगा, ये आर है, ये क्या है, एरिया वेक्टर है। तो एरिया वेक्टर इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड कैप, ये दर्शा शो कर दिया, ये ds है। अब देखते हैं, हमने ये चीज डिस्कस की कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस विच आर पासिंग फ्रॉम
परपेंडिकुलरली फ्रॉम एनी सरफेस, यानी किसी भी सरफेस के नॉर्मली जो फील्ड लाइन पास होती है वही सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। सो हम इसको इमेजिन करते हैं कि हमने थोड़ा सा इसको रोटेट किया और इसकी न्यू पोजीशन को हमने ऐसे कुछ इमेजिन किया, ये न्यू पोजीशन आ गई। सो इसका अगर हमने थीटा एंगल घुमाया तो नई पोजीशन पे जो नॉर्मल था वो कहाँ पर आ गया, थीटा डिग्री और आगे आ जाएगा। तो अब अगर हम इसमें एरिया का कंपोनेंट करें, ds ये है, तो ds का एक कंपोनेंट ये जहाँ से बेस जुड़ा हो वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है ds cos, और दूसरा जो होगा वो ds sin होगा। ओके, देखिएगा न्यू सरफेस ये है, इसकी बात कर रहे हैं हम। ओके, इसके लिए आप ऐसे जो शो कर रहे हैं ये है, इसके लिए एरिया वेक्टर ऐसे है, और जो पहले थी वो कैसे थी, ऐसे थी। ये पहले वाली को हमने ज़्यादा डार्क कर दिया है ऐसे, तो देखिएगा पहले वाला और अब वाले में थीटा का गैप है। सो ds का ये कंपोनेंट ds cos लिखा है और इसका ये हो जाएगा ds sin। अब हम इतना जानते हैं कि फ्लक्स नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के इक्वल होता है, और वो भी कौन सी फील्ड लाइंस, विच आर नॉट पासेस नॉर्मली फ्रॉम द सरफेस। तो सरफेस के रियल में तो ये सरफेस थी, हमने इसको कंपेयर किया थीटा एंगल के लिए, मतलब इमेजिन किया, तो ये ds cos थीटा, एरिया का कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, सिर्फ ds आ रहा है कि ds cos आ रहा है कि ds sin आ रहा है, ds cos आ रहा है। रियल में ये थी इस सरफेस की नॉर्मल, ये थी इस सरफेस की नॉर्मल। ओके, तो फ्लक्स सिर्फ वही है, ओके, जो नॉर्मल डायरेक्शन में फील्ड लाइन पास होती हैं, और नॉर्मल डायरेक्शन में जो फील्ड लाइन पास हो रही हैं उसमें जो एरिया यूज हो रहा है वो क्या है, ds cos थीटा। सो here we can say that let this is a spherical surface whose angle, solid angle is d omega and radius is small r. Let me imagine whenever it rotates with angle theta, so its new position and whose new normal is, we can say that this is n dash. So whenever we take the components of its area vector, so ds cos theta and ds sin theta, here ds cos theta works in the normal direction of original surface, and we know that flux is that amount of electric field which passes normally from the surface, and this component of area works in the normal direction, so only we can use ds cos theta of the part of areas. Okay, so due to this we know that phi e equals to e dot ds, so its value is e and its value is ds cos theta, which is equivalent ab cos theta, and that's represent the scalar product of two vector, scalar product of two vectors. Okay, so flux स्केलर प्रोडक्ट को फॉलो करता है, नॉट वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, सो ड्यू टू दिस रीजन इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर शॉर्टकट में हम कहें, सो वी कैन से दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉलोज द प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ड्यू टू दिस रीजन स्केल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, सो इस तरीके से हम ये भी डिस्कस कर लिया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो स्केलर क्वांटिटी क्यों है। इज इट क्लियर? सो नाउ वी आर गोइंग टू गेट डिस्कस अबाउट द प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस लॉ। तो देखिएगा ये वही सरफेस थी जिसका हमने ये ds पार्ट लिया, ये d ओमेगा एंगल था, तो इसको हमने कट करके ऐसे यूज किया, d ओमेगा एंगल, एंड दिस इज n कैप ds ए वेक्टर के लिए। सो दिस इज ds cos थीटा इन डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल। सो e डॉट ds that is equals to phi e, and we can write this in magnitude form e ds cos theta, where
E equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square. So enclosed area, let this is Qn upon R square. So by this equation, phi E equals to 1 by 4 pi epsilon naught Qn by R square ds cos theta. So we can write this 1 by 4 pi epsilon naught Qn ds cos theta upon R square, and we know that this value is equal to d omega. So phi E equals to Qn upon 4 pi epsilon naught, and this is d omega in closed surface for. Okay, so in, and we know that its value is for enclosed surface, that is equals to 4 pi. So it will be equals to Qn upon epsilon naught. अभी हमने डिस्कस किया था कि डी ओमेगा की वैल्यू इनसाइड सरफेस के लिए क्या होगी, 4 पाई. सो ये हो जाएगा. लेट अ सरफेस, spherical surface whose area is ds and solid angle is d omega. Okay, and its area vector in perpendicular direction is ds cos theta. So according to this, phi E is equals to E dot ds, that is E ds cos theta in magnitude form, where E is equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q in by R square. So putting this in equation first, so it will be equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q in by R square ds cos theta. So phi E equals to Q in by 4 pi epsilon ds cos theta by R square is equals to d omega for inside surface, and for inside surface d omega is equals to 4 pi. So phi E is equals to Q in by epsilon naught, and we know that the Gauss law is Q in by epsilon naught. Okay, so now let me discuss about its application of Gauss law. This is any enclosed surface where Q minus 2Q, 7Q, 10Q minus 3Q plus 20Q, okay, plus 50Q. So here we discussed about flux. So phi E is equals to Q in over 1 by epsilon naught, where Q in, देखिए इस सरफेस से हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है, और यहाँ पर Q in क्या है. सो Q in है जो इसके इनसाइड चार्ज है. इनसाइड चार्ज क्या है, 10Q प्लस 7Q प्लस Q माइनस 2Q माइनस 3Q, एंड फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम आउटर चार्ज. इस चार्ज के ऊपर ये डिपेंड नहीं करेगा. ओके, सो इनसाइड चार्ज जितना है सिर्फ वही इनक्लोज्ड चार्ज होगा. 10Q 7Q 1Q कितना हो जाएगा, 18Q, और 18Q में 5Q चले जाएंगे, माइनस कर दिया तो 13Q, जितना इनक्लोज्ड चार्ज है. सो phi E इक्वल्स टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट की आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये 13Q इतना आ गया. ओके, तो इन दिस वे वी विल कैलकुलेट द रिजल्टेंट फ्लक्स फॉर एनी सरफेस. इसी तरीके से आप अगर जनरली पूछ लिया जाए कि व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन डाइपोल, तो डाइपोल के लिए आपको पता है एक पर प्लस क्यू चार्ज होता है, एक पर माइनस क्यू. तो ये एक सरफेस बनी, इसके लिए phi E कैलकुलेट करना है, तो Q इन इसके लिए क्या होगा, प्लस क्यू प्लस माइनस क्यू. ओके, सो यहाँ पर Q इन कितना हो जाएगा, 0. सो phi E की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट Q इन, और 1 बाई एप्सिलॉन नॉट Q इन की वैल्यू 0. सो फ्लक्स क्या होगा, 0. सो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विल बी 0. ओके, सो इन दिस वे वी विल कैलकुलेट द रिजल्टेंट flux from any surface. Okay, thank you.